नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल में मुख्य परीक्षा के लिए जो टॉपिक होंगे, जो हमारे सामान्य अध्ययन से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों की तो मैं बाद में क्लास लूँगा, पर जो करंट इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को मैं अभी ही क्लास लेके उससे संबंधित वीडियोज बना के रख दूँगा, ताकि आप कहीं भी किसी भी पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने जाएं तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज जो करंट मुद्दा है, वह करंट मुद्दा में आपका आरसीईपी आरसीईपी जो अभी टर्म आई है, यह टर्म क्या है, इस बारे में हम आपसे बात करने आया हूं और इस सेशन में उसी बारे में मैं आपसे चर्चा भी करूंगा। तो दरअसल ये चर्चित क्यों है और इस चर्चा के पीछे का कारण क्या है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यह चर्चा इसलिए हुई क्योंकि हमारा देश भारत, जो इसके 16 देशों के जो सदस्य देशों में से एक थे, उन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो प्रश्न ये उठ जाता है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों से करंट इशू जो है वह मुख्य परीक्षा में क्या आपका प्रश्न हो सकता है। और यूपीएससी दीजिएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक होता है, आपका जो विषय होता है, उसमें भी यह प्रश्न पूछने की संभावना बहुत है। बिहार लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में संभावना बनती है कि इससे संबंधित प्रश्न आपको आ जाए। प्रारंभिक परीक्षा में जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है, इसका मीटिंग्स कहाँ हुए, कहाँ पर इससे में साइन हुआ, कितने देश इसमें सम्मिलित हैं, इस बारे में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम अभी इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश में करता हूँ। तो क्या है आरसीईपी, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यह क्या है और कब यह आया। दरअसल आरसीईपी जो है, इसमें पहले जाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न के बारे में बता देता हूं कि मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो इसमें आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आरसीईपी के महत्व को बताएं, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आरसीईपी के महत्व को बताएं और भारतीय संदर्भ में आरसीईपी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। या यह भी पूछा जा सकता है, आरसीईपी की महत्व को बताएं, क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए था या नहीं, इस बारे में अपना तर्क प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी मुख्य परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप हमेशा निष्पक्ष भाव से सरकार के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि सरकार के विरोध में अगर आप लिखेंगे तो वह सटीक उत्तर नहीं होता है। जब सरकार किसी फैसले का समर्थन या विरोध करती है तो उनके पास पर्याप्त तर्क होते हैं और वह क्यों इसमें शामिल नहीं हुई, इसके बारे में भी उसके पास बहुत सारी जानकारियां होती है, बहुत सारे डाटाज होते हैं, कहाँ पे फायदा होंगे और कितने लॉस होने वाले हैं, यह सरकार जानती है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि सरकार को इसमें योगदान करना चाहिए या बहुत फायदेमंद था वगैरह वगैरह, आप नहीं लिखेंगे। आप कोशिश करेंगे अपने आप को तटस्थ रखने का और सरकार के साथ चलने का। मुख्य परीक्षा का जो ट्रेंड होता है वह यही होता है। जब आप स्पष्ट किसी चीज़ को सरकार के साथ लिखते हैं तो समर्थन में आपके नंबर मिलते हैं, परंतु कहीं कहीं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरी तरफ से आप अपना राय भी रख सकते हैं। परंतु इन परिस्थितियों में जो आरसीईपी के साथ हुआ, यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी के साथ या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्न है, तो अब जब चर्चा करूंगा मैं तो आप देखेंगे कि भारत क्यों अलग हुआ और भारत का अलग होना फायदेमंद था कि नहीं। इस बारे में पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को जो सरकार ने निर्णय लिया वह निर्णय 100% सही था और निर्णय इसी आधार पर लेना भी चाहिए।
चलिए देखते हैं कि ये RCEP है क्या। सबसे पहले तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या साझेदारी क्या है। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे RCEP कहते हैं, एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता है। एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता है। भारत सबसे पहले जब वार्ता हो रही थी तो भारत इसमें शामिल था। जब वार्ताओं का दौर चल रहा था तब भारत इसमें शामिल था और इस प्रकार 16 देशों के बीच में यह समझौता चल रहा था। परंतु गत वर्ष जो है नवंबर में जिसकी बैठक चीन में हुई, या जो हनोई प्रांत है, नहीं, चीन में ही हुई, उसमें भारत ने भाग नहीं लिया और प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लेने से इनकार किया और अब इस व्यापार समझौते में 15 देश शामिल हैं। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस व्यापार समझौते में कितने देश शामिल हैं। तो यहाँ पर 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 में 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र का 16 देश शामिल थे, जिसमें से 15 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किया। इसका उद्देश्य क्या था? ये RCEP का उद्देश्य क्या है, यह क्यों बनाया गया और इसको बनाने के पीछे क्या कारण था? इसके बनाने के पीछे एकमात्र कारण था कि व्यापार के नियमों को और उदार बनाया जाए, व्यापार के नियमों को और उदार बनाया जाए, सरल बनाया जाए और जो व्यापार प्रशुल्क लगते हैं उसे कम से कम किया जाए। कहने का मतलब है कि अगर कोई देश दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसे व्यापार करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो। ऐसी सरकारें जो उस देश में है या वर्तमान देश में जो सरकार है, वह सरकार कोशिश करे कि हम जिस व्यापार को यहाँ पर करने के लिए जो विदेशी कंपनी आई है उसके हितों के बारे में सोचे और उनके हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए। कुछ जो व्यापार है उसमें प्रशुल्क फ्री करने की भी बातें हो रही थी और इसी कारण से यह समझौता हुआ। कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता के तौर पर भी इसे देखा जाता है। और इस समझौते का प्रस्ताव 2012 से ही चलता आया है, यानी कि 2012 में पहली बार इस प्रकार का जो समझौता होना था, मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA जो होना था, फ्री ट्रेड जो होना था, इस प्रस्ताव जो है 2012 में आया। पर जैसा कि हमने बताया कि पहले भारत इस समझौते का समर्थन कर रहा था परंतु बाद में नहीं। तो भारत पहले कर रहा था, बाद में क्यों नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे। मुख्य चर्चा इसी बिंदु पर है। तो हमने प्रश्न उठाया कि भारत इसमें क्यों नहीं है, क्या कारण है कि भारत इस समझौते से अपने आप को दूर रखना चाह रहा है। यह आपके लिए मुख्य परीक्षा का इम्पोर्टेंट बिंदु बन जाता है। देखिए, जब मुक्त व्यापार होगी तो यहाँ भारत के अलावे एशियाई देशों में हमें जापान से, मलेशिया से, चाइना से, कोरिया से और कई अन्य देशों से हमें अपने व्यापार को साझा करना होगा और उन देशों में जो निर्माण है उस निर्माण को हमारे देश आने की छूट देनी पड़ेगी। और जब वे हमारे देश में अपना व्यापार करेंगे तो हमारा व्यापार संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि वे लोग बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छी कोटि के सामानों का जो है निर्माण कर लेते हैं। चीन में आप देखे होंगे कि चाइनीज खिलौने, जिस खिलौने की पहले कीमत हमारे यहाँ 100 रुपये के आसपास थी, वह चाइनीज खिलौना आने के बाद वह मार्केट में प्रतिद्वंदिता की भाव आ गई और वह खिलौना सस्ता में मिलता।
हालांकि आम लोगों को इससे फायदा है, परंतु आम लोगों के फायदा से सरकार की घाटा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमें तत्कालिक फायदा नजर आता है और सरकार का जो राजस्व का नुकसान होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। इन देशों के साथ जब हम कंपटीशन करते हैं तो हमारा व्यापार संतुलन उनके पक्ष में चला जाता है, यानी कि हमारे यहाँ के जो रुपये हैं वह रुपया विदेशी रुपया बन के उनके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर देखें तो भारत को इन देशों के साथ व्यापार करने में घाटा ही घाटा है। इसके पश्चात क्या था कि आयात में यहाँ पर तो वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उनके सामान कम दाम में होंगे तो उनका सामान यहाँ पर आयातित होंगे बहुत ज़्यादा, और जब वही सामान भारत में निर्माण होता है तो उसका लागत बढ़ जाती है, तो उसका निर्यात नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर या कोई भी ग्राहक अपना वो एक ही सामान को कम दाम में छोड़ के अधिक दाम में क्यों लेने जाएंगे। तो ऐसे में भारत का जो व्यापार है उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके साथ क्या है कि भारत को व्यापार में घाटा का सामना करना पड़ेगा, यानी कि व्यापारिक घाटा होगा। इसमें एक प्रस्ताव है कि प्रशुल्क उन्मूलन और कटौती को लेकर 92% ऐसे गुड्स हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर प्रशुल्क जो है यानी कि चुंगी जो है वह जीरो करने की बात कही गई है, यानी कि शून्य प्रशुल्क। अगर शून्य प्रशुल्क कर दी जाती है इससे देश को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। भारत के कृषि, भारत के उद्योग और यहाँ का सेवा क्षेत्र पूरी तरह से घाटे में चली जाएगी। सस्ते सामानों के आयात से हमारे यहाँ के घरेलू उद्योग नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे आयात होंगे विदेशी वस्तु, उससे हमारे यहाँ के जो वस्तुएं हैं, जो निर्माण है, उन निर्माण उद्योगों पर को बहुत घाटा सहना पड़ जाएगा। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक उचित कदम उठाया और उचित कदम उठाते हुए यहाँ पर इस RCEP पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस प्रकार से देखें तो मोदी का यह प्रधानमंत्री मोदी का दूरदृष्टि इसमें नजर आती है। परंतु यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जब कोई व्यापार विश्व स्तरीय होता है तो उस व्यापार पर सभी को जुड़ना चाहिए। परंतु अगर देश में ऐसे हालात हों जहाँ की GDP अभी घाटे में चल रही हो, ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय कदम है और इसमें हमें योगदान भी करना चाहिए और सरकार की सराहना भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपके लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RCEP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, या हिंदी में बोले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसमें जो 16 देश शामिल थे पहले, इसमें 16 देश शामिल थे जिसे प्रशांत प्रक्षेत्र के देश कहा जाता है, जिसमें से 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 को इसमें हस्ताक्षर कर दिए। 15 नवंबर 2020 को इसमें हस्ताक्षर कर दिए। इसमें विश्व की 30% जनसंख्या और GDP के दृष्टिकोण से देखें तो 1/3 GDP इस व्यापार समझौते में है। इस समझौते का प्रस्ताव सबसे पहले 2012 में आई और भारत उस वक्त इस समझौते का समर्थन कर रहा था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यापार समझौते से अपने आप को दूर रखा, जो एक सराहनीय कदम है और उनका इस दृष्टिकोण को हम सभी स्वागत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।